नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। और हम पढ़ रहे थे टेंस, तो उसी यात्रा को आज आगे बढ़ाते हैं। पहले की क्लासों में हम लोग पढ़ चुके थे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और उनके सारे पार्ट्स। आज की अपनी क्लास का चैप्टर होगा फ्यूचर टेंस। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में जो भी वाक्य हम लोग पढ़ेंगे उन वाक्यों के लास्ट में गा, गे या गी हमें देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमें एक सबसे प्यारी बात है इस टेंस की, वो ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सेम होती है, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस। और क्या होगी वो हेल्पिंग वर्ब? वो हेल्पिंग वर्ब होगी विल और शैल, चाहे सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो। तो एक चीज का तो आराम हो गया कि इस टेंस में विल और शैल तो आएगा। चलिए अब सब टेंसों को अलग अलग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हिंदी में पहचान। जैसे हिंदी में पहचान की बात करें, हम लोग प्रेजेंट टेंस में पहचान क्या बनाते थे? है, हूं और है। पास्ट में था, थी और थे। इन द सेम वे यहां पर क्या होगी पहचान? गा, गे और गी। गा, गे, गी होगी इसके हिंदी वाक्यों की पहचान। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में कह दिया था, ट्रांसलेशन के लिए मेरे लिए तो हर हिंदी का शब्द एक अंग्रेजी का वर्ड होता है, एक मीनिंग होती है। जैसे अब गा, गे की मीनिंग क्या होगी? मेरे लिए गा, गे, गी की मीनिंग है विल या शैल। जब भी मुझे वाक्य में गा, गे, गी मिलेगा तो मैं उसका ट्रांसलेशन करते वक्त उसमें विल या शैल का यूज करूंगा। चलिए, फिर शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैसे वर्ब को एक वचन और बहुवचन छांटा जाए, वही चीज और मैंने शुरू में बता भी दिया था आपको। अगर पहले वाली स्लाइड याद है तो मैंने विल और शैल को बाकी से अलग करके राउंडेड किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये उस रूल को ब्रेक करता है। मैंने कहा था एस वाला सिंगुलर, लेकिन यहां पर एस यानी शैल वाला आई और वी के साथ आता है। किसके साथ आता है? आई और वी के। जबकि बाकी के जो बच गए यू, दे, ही, सी, इट या अदर जो भी सब्जेक्ट है वो सारे किसके साथ आएंगे? विल के साथ आएंगे। चलिए, हमने दो मीनिंगें सीख ली। जैसे वाज वर्ब का मतलब था, थे, थी होता था, उसी तरीके से विल और शैल का मतलब होता है गा, गे, गी। चलिए ट्रांसलेशन मेथड पे आते हैं। टेंस क्यों सीखते हैं? हमें इंग्लिश आनी चाहिए। ओके, पहला वाक्य, मैं कल स्कूल जाऊंगा। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आपको ट्रांसलेशन करना है। मैंने कहा था सबसे पहले पहला वर्ड उठा लो। पहला वर्ड है आपका आई, फिर लास्ट में जाओ, लास्ट में मिल रहा है आपको गा, तो आपको ऑटोमेटिक मीनिंग मिल गई होगी। क्या लगाओगे? विल या शैल? आई के साथ तो शैल डिसाइडेड है, आई शैल। इससे आगे क्या लिखो? मैंने कहा था इधर चलते आना है, तो क्या मिला? जाना। जाना की मीन्स गो। कहां? स्कूल। जाना कहा था? स्कूल। कब जाना था? टुमारो। उसी तरीके से मान लो कोई दूसरा कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये ऐसे मान लो, वह मेरी मदद करेगा। आपको ये वाक्य लिखना है। सबसे पहले वह लिखो, ही, गा तो विल या शैल, यहां पे डिसाइडेड है विल। अब क्या करेगा? मदद करेगा। ही विल हेल्प और मी। कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हो, बशर्ते आपको मीनिंगों का थोड़ा सा सेट हो जाए। चलिए, ये था ट्रांसलेशन का मेथड। आगे बढ़ते हैं। इस टेंस में जब आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी हो या आपको केवल खालिस्तान देके पूछा जाता है, उस वक्त हम लोग क्या करें, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने हर टेंस में आपको कुछ समय सूचक शब्द बताए थे। बिकॉज टेंस, व्हाट इज टेंस? टेंस इज अ टाइम। तो टाइम को बताने वाले जो शब्द हैं वो शब्द ही हमें बताते हैं कि ये टेंस कौन सा है, कि ये टेंस कौन सा है। तो आप सोच लीजिए, मैंने पहला वर्ड लिखा है टुमारो, और टुमारो का मतलब एज यू नो आने वाला कल, द कमिंग डे। नेक्स्ट अगला, और द फ्यूचर टाइम, आज से आगे का जो टाइम है वो क्या है? फ्यूचर टाइम। अब मैंने ये कहा था कि समय सूचक शब्द रटने के लिए नहीं होते। समय सूचक शब्द का हिंदी अर्थ करने के बाद आप उसे ज्यादा नहीं तो हिंदी में कोई वाक्य बना लो। जैसे आने वाले कब को यूज करके कोई शब्द बनाओ। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, या जाया था तो हो नहीं सकता, तो मैं कल बाजार जाऊंगा।
तो आप कुछ इस शब्द को काम में लेते हुए अगर कोई भी वाक्य फ्रेम करते हो तो उस वाक्य का अंत किससे होने वाला है? गा गे गी से। उसी तरीके से नेक्स्ट मैंने बोल दिया नेक्स्ट वीक, या मैंने बोल दिया नेक्स्ट मंथ, या मैंने बोल दिया नेक्स्ट ईयर। अब मैं कुछ प्लान कर रहा हूं, अगले साल मैं एग्जाम दूंगा, अगले साल मैं जयपुर जाऊंगा, अगले साल मैं ये काम करूंगा, अगले महीने वो काम करूंगा। आप कुछ भी करें, लेकिन जब आपने अगला और ये शब्द यूज ले लिया तो फिर से आपके वाक्य का अंत किससे होने वाला है? गा गे गी से होने वाला है। इसका मतलब ये तो फ्यूचर टेंस है। उसके बाद जैसे फ्यूचर टाइम की बात करें, फ्यूचर टाइम मैंने कह दिया साहब इन 2030, 2030 में मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, कोशिश है मेरी। तो लास्ट तो क्या होने वाला है? गागेगी। तो इन शब्दों को यूज करोगे, जब भी आप किसी समय सूचक शब्द को यूज करोगे तो उस वाक्य का अंत उस शब्दांश से होगा जिसे हम शुरू में पढ़ते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, वो यहां से सेट होता है। चलिए, ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको किसी वाक्य में टुमारो या नेक्स्ट या फिर फ्यूचर टाइम मिलता है तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। प्राइमरी स्टेप पे वो क्या होता है? फ्यूचर सिंपल टेंस। और आपको पता है फ्यूचर सिंपल टेंस होगा तो गागेगी से वाक्य का अंत होगा, तो वहां पर आपको क्या लगाना है? विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप ये भी मान लें विल और सेल को हम एज ए मॉडल भी यूज करते हैं, और मॉडल हमेशा किसके साथ आता है? मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे उस रूल से याद करें चाहे इस रूल से याद करें। तो विल और सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, वहां से हम पता लगा पाएंगे कि क्या आना है। हाँ, पहचान ही पहचान में एक चीज और आ गई कि कंडीशनल्स। एक तो हमने ये पढ़ा कि अगर टुमारो या नेक्स्ट या कोई फ्यूचर टाइम आ जाता है तो वहां पर हमें क्या पढ़ना है? फ्यूचर सिंपल। लेकिन एक और पैटर्न है, कंडीशनल्स होते हैं इंग्लिश में 3। यहां पे सबसे पहला जो ओपन कंडीशन होती है, उस ओपन कंडीशन का ये थीम होती है कि उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक इफ वाला पार्ट और दूसरा उसका रिजल्ट वाला पार्ट। तो वहां पर इफ का जो पार्ट है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। मतलब आपको जो भी शर्त दी जाती है, आपको किसी काम के पूरा होने या न होने के लिए जो कंडीशन दी जाती है, वो कंडीशन होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और उसका जो रिजल्ट आना होता है वो किस में आता है? फ्यूचर सिंपल में। चलिए, अगर आप यहां भी नहीं समझ पाए तो आप सबसे पहले ये देखना, अगर किसी वाक्य में आपको इफ मिलता है, इफ, अनलेस, एटसेट्रा, अगर कोई वर्ड मिलता है तो आप समझ लो यार ये तो कंडीशनल वाली थीम चालू हो गई। और कंडीशनल वाली थीम में आपको क्या करना है कि इसमें 2 पार्ट होते हैं वाक्य के। एक पार्ट आपको शर्त बताता है, आपको कंडीशन बताता है, जबकि जो दूसरा पार्ट है वो हमें उसका परिणाम देता है। तो मैं यहां पे यही समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे इफ की जो कंडीशन होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या था? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या उसके साथ एस या ईएस होगा, या उसके साथ डू या डज होगा, यही तो होगा, या फिर इजेमार भी हो सकता है। अगर वाक्य के एक पार्ट में ये दिया हुआ है तो अगला जो पार्ट है वो विल या सेल और V1 से भरा जाएगा। समझ में आ गई होगी आपके बात? अगर या सीधे शब्दों में सोचें, एक तरफ विल सेल V1 है तो दूसरी तरफ V1 SES या डू डज ये आने वाला है, या यूं कहें एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी तरफ क्या आने वाला है? फ्यूचर सिंपल। और ये जो पहचान है वो दोनों टेंसों के काम आएगी। कैसे आएगी ये देखते हैं। मान लिया अपने पास सेंटेंस है, इफ ही रन्स फास्ट, अगर वह तेज दौड़ता है। आपको पता है कि यहाँ पे तो आपको ता है बोलना ही पड़ेगा, एस लगाया था। अगर वह तेज दौड़ता है तो ये तो है उसकी शर्त, और उसको परिणाम क्या मिलने वाला है? ही विल विन द रेस। यानी कि अगर वह तेज दौड़ता है तो वह रेस जीत जाएगा। आपने देखा इफ वाला वाक्य है, कौन सा वाक्य? इफ वाला वाक्य। एक पार्ट इसका रन्स यानी प्रेजेंट सिंपल है और दूसरा पार्ट क्या आ रहा है? फ्यूचर सिंपल का। आगे बात समझ में? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वाक्य तो इफ का है तो दिमाग में सेट होना चाहिए, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल। तो इफ सी कम्स टू मी, यहां पे फिर देखें प्रेजेंट सिंपल है तो रिजल्ट किस में आने वाला है? आई शैल हेल्प हर। आई है तो शैल हेल्प हर।
ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल। यहां पे ऐसा भी हो सकता है, सपोज आपको ये नहीं दिया गया हो, आपको ये नहीं दिया गया हो और ये ही दिया हुआ हो, तो ये वाक्य किस में यूज आएगा? ये सब प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल हो गया। और अगर ये दे रखा है और ये नहीं दे रखा तो ये फ्यूचर सिंपल का एग्जाम्पल हो गया। तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर इफ वाला कोई वाक्य है तो आप दिमाग में इस चीज को जरूर लेकर आए कि अगर एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल आएगा, अगर दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल है तो एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आएगा। चलिए इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जो एक्सरसाइज का जो पहला एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। आई रिटर्न योर बुक टुमारो। आप छोड़ दीजिए टेंसों को, आप सीधा सीधा लाइन को ट्रांसलेट कर लीजिए, बिकॉज हमारा दिमाग है वो सारा डेटा हिंदी में लेकर एनालाइज करता है। करो, आई रिटर्न योर बुक टुमारो। दिमाग खर्च करें, मैं तुम्हारी किताब कल लौटा। लौटाना क्या करोगे? मैं कल, आने वाले कल में तुम्हारी किताब लौटा। अब बताओ क्या बोलोगे? आपको यहाँ पे लौटाऊंगा या लौटा दूंगा ये लिखना पड़ेगा कि नहीं? और आपको क्या चाहिए? गा। गा की मीनिंग क्या होती है? विल और शैल। ये लो, यहाँ तो अपना प्रॉब्लम यहीं पे सोल्व हो गया कि इन दोनों में से कोई सा होगा, विल या शैल, क्योंकि आपके वाक्य का अंत किससे हुआ? गा से। किसकी वजह से हुआ? टुमारो की वजह से। अगर यहां पे टुमारो की जगह यस्टरडे लिख देता तो यहां पे सेकंड फॉर्म से ही काम चल जाता, लेकिन यहां पे क्या दिया है? टुमारो। तो मैं कल तुम्हारी किताब लौटा दूंगा, मैं कल तुम्हारी किताब लौटाऊंगा। आपको चाहिए गा, तो गा का मतलब विल या शैल, या तो ये या फिर ये। अब आप सोचो आई के साथ क्या लगाने वाले हो? विल या शैल? जैसे कि अपना रूल था, आई के साथ क्या आता है? शैल आता है। और रिटर्न, ये रिटर्न का रिटर्न रह जाएगा, क्योंकि हमेशा वैसे भी मोस्टली ब्रैकेट में V1 ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और वैसे हमें क्या करना था? विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, तो ये होगा इसका सही जवाब। अगले पर्सन पे चलते। अगला जो पर्सन है, दे प्ले ए टेस्ट मैच नेक्स्ट संडे। फिर ट्रांसलेट कर लेते हैं। वे अगले संडे एक टेस्ट मैच, वे आने वाले संडे को एक टेस्ट मैच क्या करेंगे भाई? खेलेंगे। अगर आपको टुमारो नेक्स्ट याद है तो डायरेक्ट पहुंच जाओ। टुमारो नेक्स्ट होता है फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में आता है विल शैल V1। अगर वो याद नहीं है तो हिंदी अर्थ कर लें। दे नेक्स्ट की वे अगले संडे को एक टेस्ट मैच खेलेंगे। फिर से आपको गा गेगी की जरूरत है। गा, विल या शैल? बताओ, विल आएगा या शैल आएगा? और V1 तो अपनी जगह रहना ही है, तो दे के साथ क्या आना है? विल। तो ये सही है, इसकी जरूरत नहीं। तो दे विल प्ले, कौन सा ऑप्शन है? ये रहा। योर राइट आंसर इज विल प्ले। आगे बढ़ते हैं। इफ ही रिक्वेस्ट मी आई गो विथ हिम। मैंने कहा इफ की कंडीशंस। क्या याद आया इफ की कंडीशंस? कि अगर इफ की कंडीशंस होती है तो मैंने एक ही बताई, ये तीन होती है लेकिन टेंस के हिसाब से मैंने आपको एक बताई कि अगर एक तरफ प्रेजेंट सिंपल होता है तो दूसरी तरफ क्या आएगा? फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल में क्या आता है? विल या शैल के साथ V1। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते तो फिर दिमाग को डेटा देते हैं। अगर वह मुझसे रिक्वेस्ट करता है तो मैं उसके साथ जाऊंगा। अगर वह मुझसे रिक्वेस्ट करता है तो मैं उसके साथ जाऊंगा। इसके अलावा यू डोंट हैव अदर ऑप्शन कि आप इसके अलावा कुछ बोल पाओ। तो गा के लिए वही विल और शैल चाहिए। तो इफ ही रिक्वेस्ट मी आई शैल गो विथ हिम। आई शैल गो विथ हिम। तो कहां रहा? ये लो जी, शैल भी डबल आ गया। अब क्या करें? कैसे इस क्वेश्चन को क्रैक करें? तो ध्यान रखना, ये भी V1 है, ये भी V1 है, लेकिन केवल यहां V1 के साथ क्या लगा है? एस या ES। तो ये नहीं आ सकता। इसके साथ क्या आएगा? शैल गो। तो इफ ही रिक्वेस्ट मी आई शैल गो विथ हिम, और करेक्ट आंसर इज शैल गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो इफ की कंडीशंस और ये टुमारो और नेक्स्ट, यही इसकी पहचान बनता है। अगला टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूअस, यही नाम से ही हमें पता लग जाना चाहिए। रहा, रही,
रहे, और फ्यूचर से हमें पता लग जाना चाहिए गा, गी, गे। अब बीच में होना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि मैंने लिखा है हिंदी में पहचान, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं। और मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब सेम होगी, विल या सेल, तो ये तो साफ फ्यूचर हो गया। अब कंटिन्यूस से क्या लेके आए, कंटिन्यूस से हम लेके आ गए V1 ING। अब बी कहां से लाए भाई, प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे मॉडल का रूल स्ट्राइक करता है कि विल और सेल के बाद केवल V1 होनी चाहिए, न ING न SES, ऐसा कुछ नहीं, केवल V1 चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया था जब जब अपने कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ये बी वाली फैमिली बड़ी काम आती है। बी को V1 माना जाता है, वाज वर्ब को इसका सेकंड फॉर्म माना जाता है, और बीन को क्या माना जाता है, थर्ड फॉर्म। तो हमें यहां जरूरत है किसकी, फर्स्ट फॉर्म की। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या लेकर आए, बी। तो विल बी या शैल बी V1 ING। यानी कि जब आपको किसी वाक्य का अंत इस तरीके से करना हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आपको मीनिंग क्या लगाना पड़ेगा, विल बी, शैल बी, V1 ING। जैसे कल इस समय में क्लास में पढ़ा रहा होऊंगा। कल मैं इस समय क्लास में पढ़ा रहा होऊंगा। सेंटेंस काफी लंबा है लेकिन हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, और आपकी वो शिकायत भी मिटेगी कि देखिए ट्रांसलेशन होता कैसे नहीं है। कल, चलो इसको यहां से स्टार्ट करता हूं, यहीं से स्टार्ट कर देता हूं सब्जेक्ट से। आई, गागी गे, बिकॉज ये देखो टाइम रिलेटेड वर्ड्स है, शुरू में लास्ट में जहां जरूरत होगी हम लिखेंगे इसको। मैं गा, लेकिन रहा और गा, तो आई शैल बी, ING मुझे लगाना है, किसके लगाऊं, आई शैल बी, पढ़ाना, ठीक है। तो आई शैल बी टीच, पूरा मिला के क्या हो गया, टीचिंग। कहां पढ़ा रहा हूंगा, देखो मैंने कहा था यहां से शुरू किया, यहां से वापस आ रहे हैं। मी इन द क्लास, अब क्या बचा, इस समय, इस समय को भी देखते हैं, एट दिस टाइम, और कब, टुमारो। आई शैल बी टीचिंग इन द क्लास एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय में क्लास में पढ़ा रहा होऊंगा। आगे देखते हैं, वह कल इस समय कश्मीर फाइल देख रहा होगा। देखो कैसे ट्रांसलेशन होगा, वह, ही, सेकेंड वर्ड गा, तो गा के लिए क्या लेकर आओगे, विल या शैल, तो ही विल। अब आप सोचोगे नहीं ये बी कहां से लगा, तो बी का मतलब होना होता है, तो ही विल बी क्या कर रहा होगा, देख रहा, देख रहा की अंग्रेजी बना दो भाई, वॉचिंग, ही विल बी वॉचिंग, क्या देख रहा होगा, कश्मीर फाइल्स, जो कश्मीर फाइल जो मूवी है वो देख रहा होगा कब, कल इस समय, वही बात, एट दिस टाइम टुमारो। ओके, बन रहा है ट्रांसलेशन, कोई इश्यू नहीं है। तो ये था आपका ट्रांसलेशन का काम कि अगर हमें इस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे को काम में लेते हुए अगर ट्रांसलेशन करना पड़े तो हमें इस तरीके से करना है। पहले सब्जेक्ट उठा लो, लास्ट वाले वर्ड के हिसाब से आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों मिल जाएगी, फिर कहाँ प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके समय सूचक शब्द और कैसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करनी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, समय सूचक शब्द, और वैसे तो हमने एग्जाम्पल्स में ही समझ लिया था समय सूचक शब्द क्या है। आप बताओ, एट दिस टाइम हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और उसका मतलब होता है इस समय। फिर हमारे पास आया पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में हमने एट दिस टाइम को एट
दैट टाइम कर दिया था और इसका मीन्स होता था उस समय। तब इसी शब्द को हमने पास्ट कंटिन्यूस में काम में ले लिया था और अब एट दिस टाइम के साथ हमने एक नया वर्ड जोड़ा है, क्या? टुमारो, इस समय, लेकिन बीते हुए कल में नहीं, आने वाले कल में। तो एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय या इस समय अगले वीक, अगले संडे को, अगले साल या अगले मंथ, ऐसे कुछ भी जोड़ दें तो एट दिस टाइम के साथ अगर आपने टुमारो या नेक्स्ट जोड़ दिया तो ये बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस का समय सूचक शब्द। और वैसे भी कल इस समय मैं यह काम कर रहा होऊंगा, आपको गा तो बोलना पड़ेगा। फिर देखो इन दीज डेज, क्या मीन्स होगा इन दीज डेज, इन दिनों। फिर आता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने इन दीज डेज लिखा था, पास्ट कंटिन्यूस में हमने इन दोज डेज लिखा था ना, इन दिनों, उन दिनों। और अब क्या बोल रहा हूं, इन दिनों, साथ में मैं कुछ जोड़ रहा हूं, अगले साल या अगले महीने। अगले महीने इन दिनों में ये काम कर रहा हूँगा, अगले साल इन दिनों में जयपुर में रह रहा हूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा या पढ़ रहा हूँगा। सबके लास्ट में आपको गागे की बोलना ही पड़ेगा। तो एट दिस टाइम टुमारो या नेक्स्ट, या फिर इन दीज डेज, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ या जो भी है, ऐसे अगर आपको समय सूचक शब्द मिल जाते हैं तो ऐसे वाक्यों का अंत रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में होगा। वाक्य आपका टेंस माना जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस और लगाना क्या पड़ेगा, विल बी, शैल बी, V1 ING। आगे बढ़े, एग्जांपल्स देखते हैं। आई रीड ए न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। देखो साथियों, एक चीज मैं आपसे कह चुका हूं, जैसे किसी गाड़ी में फ्यूल के नाम पे पेट्रोल डलता है तो वो पेट्रोल डालने से ही चलेगी, वो डीजल से नहीं चल सकती। और जिस गाड़ी में डीजल डलता है तो वो डीजल से ही चलेगी। वैसे मैं अपना जो वीडियो है वो खास तौर पे उन जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वहाँ पे एक चीज़ आप मान के चलें, हमारा दिमाग इतना भी डल नहीं है कि हमें कुछ समझ में नहीं है, समझ में आता है, लेकिन हमारे दिमाग को डेटा चाहिए हिंदी में। आप हिंदी में कुछ बना के दे दो, फिर देखिए गलती होती है क्या। और प्रॉब्लम क्या होती है, अपने सामने लिखा होता है इंग्लिश में तो अपना दिमाग तो बैठ जाता है साइड में और हम लोग उसमें तुक्के मारते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है, आप अपने दिमाग को डेटा दो हिंदी में, ट्रांसलेट करके आप डेटा दे दो, अगला खुद जवाब देगा। ठीक है, जैसे, और इसीलिए मैं कहता हूं ट्रांसलेशन करें। मैं पढ़ना एक न्यूज़पेपर एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। अब बोलो, अब कह दो दिमाग को कि कल इस समय मैं एक न्यूज़पेपर, आने वाले कल में, कि मैं कल इस समय एक न्यूज़पेपर पढ़। अब दिमाग बोलेगा यार रहा हूँगा आएगा यहाँ तो, क्योंकि आने वाले कल की बात कर रहे हो। अगर यहाँ पर यस्टरडे होता तो दिमाग क्या बोलता, मैंने कल मैं इस समय एक अखबार पढ़ रहा था बोलता, और यहाँ पर आने वाला कल है तो पढ़ रहा हूँगा। अब ट्रांसलेशन तो आपको आता है, रहा हूँगा, गा का मतलब विल या शैल, बी, हो का मतलब बी, और पढ़ रहा का मतलब रीडिंग। देख लीजिए जवाब क्या आना है। आई के साथ विल आएगा, सेल आएगा, सेल आएगा। फिर देखें सेल इकलौता है तो आगे बढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। आई शैल बी रीडिंग ए न्यूज़पेपर एट दिस टाइम टुमारो। बताइए कहाँ परेशानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, माई फ्रेंड लिव इन अमेरिका इन दीज डेज नेक्स्ट ईयर। फिर वही प्रॉब्लम, इन दीज डेज, इन दिनों। दोस्तों इसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही मान के मत छोड़ देना कि यार मुझे तो इन दीज डेज मिल गया, साथ में देखो ये भी है। तो क्या करोगे, इसको तो आप कंटिन्यूस मान लो और इसको क्या मान लो, फ्यूचर। लो जी, बन गया फ्यूचर कंटिन्यूस। कैसे भी याद करें तो माई फ्रेंड इन अमेरिका इन दीज डेज नेक्स्ट ईयर, अगले साल इन दिनों मेरा दोस्त अमेरिका में रहे। बताओ क्या होगा, रहा होगा। अगले साल इन दिनों मेरा दोस्त अमेरिका में रह रहा होगा। फिर बना दीजिए, माई फ्रेंड है तो विल या सेल, या तो ये या फिर ये। दो हो गए क्या, क्या बात है। दो एग्जाम्पल, माई फ्रेंड विल बी लिविंग, ये आना चाहिए। तो विल बी लिविंग यहां पर है और विल बी लिविंग यहां पे है। दोनों एग्जाम्पल आपके करेक्ट है। ठीक है, विल बी लिविंग इसका जवाब होना चाहिए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला टेंस आ रहा है अब अपने सामने, और अगला जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बड़ी प्यारी बात है इस टेंस की, इकलौता वर्ड है इसका समय सूचक शब्द, इकलौता वर्ड, ज्यादा कुछ याद नहीं करना होता। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट की पहचान चुका, चुकी या चुके। अब है आ गया तो प्रेजेंट, था आ गया तो पास्ट, और गा आ गया तो फ्यूचर। तो अपना क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है उसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और इसके लिए हमें बनाना क्या है, मैंने कहा था विल सेल सबके साथ आएगा, विल और सेल सबके साथ आएगा। अब हैज लगाएं या हैव लगाएं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। मैंने आपको बताया था विल और सेल के बाद हमेशा V1 आनी चाहिए। अब V1 पहले तो हमने बी से काम निकाला, अब फर्स्ट फॉर्म लेके आए तो हमने देखा हैज और हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म और हैड ही थर्ड फॉर्म। बताओ यहां क्या करें, हैज ले या हैव ले? कॉमन सी बात है यार, हैज केवल एक वचन के लिए आता है और हैव बहुवचन के लिए। तो आपने सोचा जब आपको दो में से एक चुनना पड़े तो आप एक फंक्शन वाली चीज पर खरीदोगे या मल्टी फंक्शन वाली? तो ऑब्वियसली मल्टी फंक्शन वाली। तो आपने मल्टी फंक्शन वाला खरीदा कि हैव, यार इसमें एक भी चल जाएगा और एक से ज्यादा आएंगे वो भी चल जाएंगे। तो हमने किसको सिलेक्ट किया, हैव। ठीक है, तो विल हैव या सेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब यहां पर पहले मैं एक एग्जाम्पल बना, जैसे वह अपने घर जा चुका होगा, वह अपने घर जा चुका होगा, तो ही चुका होगा। विल हैव गॉन, ये लो जी, कहां, अपने घर, हिज होम, हिज हाउस। ही विल हैव गॉन टू हिज हाउस। जैसे अब यहां पर ये तो हो गया आपका सीधा साधा ट्रांसलेशन, लेकिन आप एक चीज बताओ, आपको परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट का मतलब काम पूरा, और काम पूरा कब होता है, जब समय लिमिट होती है। भाई इस मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। अब यहाँ पे बात क्या चल रही है, भविष्य में काम भी चल रहा है और समय भी आगे कहाँ है, भविष्य का। तो आप उस काम को पूरा होने के लिए आपको एक टाइम लिमिट देनी पड़ेगी। आपको क्या देनी पड़ेगी, एक टाइम लिमिट। जैसे मान लीजिए अपने पास से कोई नई रोड बनना शुरू हुई है और उस रोड के बारे में आप लोग कहते हो कि रोड बनना शुरू हो गई है, ये 2025 तक पूरी बन चुकी होगी। आपको आज ही उसके कंप्लीट होने की कल्पना करनी है। और कल्पना कैसे करोगे, यह रोड 2025 तक पूरी हो चुकी होगी। जैसे भारत आज महाशक्ति बनने जा रहा है, तो हम कहेंगे 2030 तक भारत महाशक्ति बन चुका होगा। आपने चुका होगा तो बोला, लेकिन आपने एक टाइम दिया है 2030 तक। जैसे आपको होमवर्क दे दिया गया 10 पेज, आप होमवर्क नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कहता होमवर्क कब तक पूरा हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, मैं शाम तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। यानी कि यू नीड ए टाइम लिमिट, और वो टाइम लिमिट ही क्या करती है, आपको किसी कार्य को फ्यूचर में पूरा करने का अंदेशा देती है। देखते हैं उस फ्यूचर लिमिट को क्या कहते हैं। उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, बाय टाइम, समय तक, समय तक। और यही चीज इस टेंस की पहचान बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के हमें सब कुछ मिल जाएगा इससे। ये देखिए, अगर आपको किसी वाक्य के अंदर बाय टाइम शब्द मिल गया, यानी उस समय तक, मैंने कहा 2025 तक रोड बन चुकी होगी, मैंने कहा 2030 तक भारत सुपर पावर बन चुका होगा, शाम तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा, मंडे तक ये कलर पेंटिंग का काम पूरा हो चुका होगा। आप फ्यूचर बता रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में काम को कंप्लीट करवा रहे हैं, और कंप्लीट करवाने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, एक टाइम लिमिट देनी पड़ेगी। और टाइम लिमिट को हम लोग कैसे देंगे, वो होगी बाय टाइम्स। तो देखिए, अगर आपको किसी भी वाक्य में बाय टाइम शब्द मिलता है, टाइम का मतलब यूनिट टाइम मिलेगा, इसकी जगह से मान लो बाय मंडे आ गया, बाय संडे आ गया, बाय मार्च आ गया, बाय 2025 आ गया, ये सारा बाय टाइम में गिना जाएगा। टाइम का मतलब समय को इंडिकेट करने वाला कोई भी वर्ड, तो वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा।
और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, विल हैव या शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या समझ में आया? प्रेजेंट सिंपल में मैंने कहा था आप टुमारो और नेक्स्ट को याद रखो। प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस में मैंने क्या कहा था कि उसमें आप याद रखो एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर या फिर इन दिस डेज नेक्स्ट। और तीसरे में क्या याद करवा रहा हूं, बाई टाइम, कि अगर आपको वाक्य में मिल जाता है बाई टाइम तो आपको ये मानना है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और इसमें विल शैल और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। जैसे कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यू पास 10th क्लास बाई 2020, अंदाजा कर लीजिए बाई 2020 क्या है, बाई टाइम है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। या फिर अपना वो वाला लॉजिक लगाते हैं, तुम 2023 तक 10वीं क्लास पास कर चुके होगे। तो बाई टाइम इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, इफ यू फाइंड बाई टाइम इन द सेंटेंस यू आर टू फिल द ब्लैंक विथ विल और शैल हैव थर्ड फॉर्म। जैसे यू आ गया तो यू के साथ क्या आएगा, विल या शैल, तो आएगा तो इसके साथ विल का तो एक ही ऑप्शन है, ये लो जी, ये भी आराम हो गया। आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं तो कई बार आपको ज्यादा आगे बढ़ना ही नहीं पड़ता, आपको जो चाहिए वो केवल एक ही ऑप्शन में होता है। जैसे यहां पर है यू के साथ विल आना है तो ये लो जी, यू विल, तो ये रहा यू विल हैव पास्ड, तो कि तुम 2023 तक 10th की क्लास पास कर चुके होगे। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। यस, रमेश नाम का एक लड़का है और उसको होमवर्क दिया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि वो कब तक अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। तो रमेश कंप्लीट हिज होमवर्क बाय इवनिंग, फिर से वही पहचान, बाय इवनिंग आपको मिल गया, शाम तक वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। फिर चाहिए आपको चुका होगा, तो विल और शैल हैव थर्ड फॉर्म। ये लो जी, सभी में ऐसा ही चल रहा है। तो रमेश को पहले ही सोच लो, इसके साथ विल आएगा, शैल आएगा, इसके साथ विल आएगा, तो इसको काटो और इसको काटो और ये लो, ये भी कट गया। हमें तो ये चाहिए था, विल हैव कंप्लीटेड, रमेश विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय इवनिंग। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़े, और अब लास्ट का टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जहां पर कोई काम बहुत पहले से चल रहा है, अभी भी चल रहा है और अभी तक काम वो पूरा नहीं हुआ है और फिर हम फ्यूचर में और ले जा रहे हैं उसको। देखो हिंदी में पहचान, वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। से का मतलब सिंस या फॉर के साथ समय बताया हुआ है। रहा, रही, रहे V1 ING, और गागेगी वही विल और शैल। तो मैंने कहा था फ्यूचर परफेक्ट से हम लेके आते हैं कि भाई तू क्या दे रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट देता है अपनी हेल्पिंग वर्ब। वो कहता है मेरा विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म ले जाओ। यहाँ पे उसने थर्ड फॉर्म दी थी कि मेरा विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म ले जाओ। फिर कंटिन्यूस से कहा भाई तेरा क्या योगदान है, तो कंटिन्यूस कहता है भाई मेरे तो V1 ING ले जाओ। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इसने कहा V3 मैं दे रहा हूँ, इसने कहा V1 मैं दे रहा हूँ। आपको तो वर्ब तो एक यूज करनी है, तो क्या करें, बैलेंस बिठाया यार विल हैव तेरा V1 ING कंटिन्यूस की, ये थर्ड फॉर्म है, इसकी जगह कुछ डमी ले आते हैं और डमी लाने का वही तरीका बीन ले आए क्योंकि थर्ड फॉर्म ही तो है ना। तो विल हैव शैल हैव बीन V1 ING। अब इसको यूज करके वाक्य कैसे बनाएं, जैसे कि वह 2015 से इस गांव में रह रहा होगा। वह 2015 से इस गांव में रह रहा होगा। तो वाक्य बना लेते हैं, ही से रहा होगा, यही चाहिए। तो बस मीनिंग आपको दिमाग यही लगाना है, मैं वाक्य में से कैसे ढूंढूं कि मेरी मीनिंग कौन सी है। तो ही, अब आपने देखा विल हैव बीन, अब V1 ING, लो जी मैंने ING तो लगा दिया, V1 कहाँ रही, रहना यानी कि लिव। तो ही विल हैव बीन लिविंग, कहाँ रह रहा होगा, यहां तक तो हम समेट चुके हैं। तो मे, इन, कहाँ, इन दिस विलेज।
इन दिस विलेज। अब से का मतलब बताओ, सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे? चलो मैं दोनों एक बार आपके लिए लिख के छोड़ता हूं। ये मैंने सिंस लिखा, ये मैंने फॉर लिखा। 2015 ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस 2015 या फॉर 2015। यार मैंने बताया था जहां पे आपका सिंस होता है, सिंस को मैंने थोड़ा सा काट पीट दिया था और सिंस को मैंने इतना ही छोड़ा था। लो जी, जहां सिंस होता है वहां सन होता है, जहां सिंस होता है वहां पे सन होता है। बाकी अगर पीरियड ऑफ टाइम आता है तो फॉर होता है, तो यहाँ पे तो अपने पास सीधा सीधा सन था, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। और वैसे भी मैं अभी ट्रांसलेशन पे जोर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स के अंदर, मोस्टली जो अपनी बोर्ड एग्जाम्स वगैरह होती है उनमें ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम पे ये सब करवाया जाता है। वहां पे तो आपको समय सूचक शब्द या फिर डाटा एनालाइजिंग कुछ करना पड़ेगा। समय सूचक शब्द सिंस और टाइम, फॉर और टाइम, क्या है यार ये? प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूस में भी यही आया था, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूस में भी यही आया था, और अब ये लो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही आ रहा है, हर बार यही। कोई बात, कोई तो डिफरेंस होगा, था डिफरेंस ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फॉर के साथ टाइम, केवल इतना सा ही मैटर था कि नहीं? फिर पास्ट में क्या था? पास्ट में इनके साथ कोई पास्ट का शब्द जोड़ा हुआ था, कोई भी पास्ट सूचक शब्द जोड़ा हुआ था, व्हेन हो, व्हाइल हो, सेकंड फॉर्म हो, पास्ट सिंपल हो, कुछ भी, तब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता था। और अब इसके साथ कोई फ्यूचर का शब्द जोड़ दिया गया। क्या है फ्यूचर का शब्द? देखो देखें, हाल ही में हमने पढ़ा था ना, वाई टाइम, ये फ्यूचर परफेक्ट की निशानी होती है। अपने लिए तो सिंस और फॉर का मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर, ये बाद की चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर अकेला है तो प्रेजेंट, साथ में पास्ट जोड़ दिया तो पास्ट परफेक्ट, और यहां पर बाई टाइम जोड़ दिया तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो याद क्या रखना है? अगर सिंस और फॉर के साथ समय प्लस बाई टाइम और दिया गया हो तो ये आपका टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब ये आता है तो आपको क्या भरना पड़ेगा? विल या सेल, हैव बीन, V1 ING। ऐसा लगता है बिल्कुल रेलगाड़ी जैसा हो गया है, इतना लंबा, लेकिन यू कैन। तो विल और सेल, हैव बीन, V1 ING आपको उस ब्लैंक में भरना है और आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं इसके, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं। दे वर्क इन दिस कंपनी फॉर 10 years बाय 2020। दिमाग कहां से खर्च करें? अरे यार मुझे तो यहां पे फॉर 10 years मिल गया, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस तो हो गया। फॉर और टाइम मिल गया ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूस तो हो गया। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस कौन से वाला? प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला या फ्यूचर वाला? तो आगे देखो, बाई टाइम। अब कोई ये मत समझ लेना यार बाई टाइम आ गया मैं तो फ्यूचर परफेक्ट वाली विल हैव, सेल हैव, थर्ड फॉर्म डाल के खत्म कर दूं काम। आप ये सोचो, ये फ्यूचर, ये हो गया आपका 4 और 10 years का आने का मतलब है ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। लेकिन ये बाई टाइम और देने का मतलब हो गया कि ये किसको रिलेट कर रहा है भाई? फ्यूचर को। तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको पता है लगना क्या चाहिए? विल या सेल, साथ में हैव और फिर बीन, देन V1, देन ING। अब देख लो, दे के साथ क्या आएगा? लाइन थी वे काम करना इन दिस कंपनी, इस कंपनी में फॉर 10 years 10 साल से, कब तक? 2025 तक, कि वे 2025 तक इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहे होंगे, से तक से रहे होंगे। और इसका जवाब विल हैव, सेल हैव बीन, V1 ING। डे के साथ क्या लगाने वाले हो? सेल, विल, सेल। चलो सेल तो नहीं लगाऊंगा, दो को तो नहीं पढ़ेंगे। अब इनमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। विल हैव बीन वर्किंग, विल हैड बीन वर्किंग, हमें चाहिए थी फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना विल और सेल एज ए मॉडल यूज करे जाते हैं, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बताओ, हैव है फर्स्ट फॉर्म और हैड तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में आती है, तो यहां पर ये वाला है आपका राइट आंसर। दे विल हैव बीन वर्किंग, वो काम कर रहे होंगे
इन दिस कंपनी, इस कंपनी में फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से बाई 2025 2025 तक। चलिए आगे बढ़े। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हाँ जी, एक एग्जांपल और है। रोहित शर्मा प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया फॉर 8 ईयर्स बाय दिस ईयर। अब की बात देखो, इस साल तक यानी प्रेजेंट ईयर तक, तो इस साल तक यानी जैसे मान लो 2022 है तो 2022 के लास्ट तक वह 8 साल से इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा होगा। कौन? मिस्टर रोहित शर्मा 8 साल से भारत के लिए इस साल के अंत तक या इस साल तक 8 साल से टेस्ट जो क्रिकेट है वो खेल रहे होंगे। वही बात 4 ईयर्स, 4 टाइम आ गया और बाई टाइम आ गया, तो आपका जवाब सीधा सीधा होना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में विल या सेल, रोहित शर्मा के साथ आने वाला है विल, या तो ये होगा या ये होगा, इन दो के तो चांस नहीं है। फिर विल हैव या सेल हैव, बीन V1 ING, तो ये वाला राइट है और ये वाला काम का आपने नहीं है। तो रोहित शर्मा विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया फॉर 8 ईयर्स बाय दिस ईयर। आगे बढ़े। तो ये थे बॉयस आपके टेंस, और इन टेंसों में मैं आपको बता दूं प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लाओगे, उतना ही आप इनको कर पाओगे। हालांकि टीचर जो होगा, जो भी आपको पढ़ाएगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा, कुछ इजी करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। आप इन्हीं चीज़ों को लेके अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है, जो भी एक्सरसाइज बुक है, उसको बार बार आप जब सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो तो इनसे सोल्व हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे तब आप उनका जब रीजन फाइंड आउट करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने इन 3 क्लासों के अंदर आपको टेंसों का थोड़ा सा डर तो कम कर ही दिया होगा, और जिसने भी यूँ मान लो कि जिस दोस्त ने भी इसे ज़्यादा ढंग से समझने की कोशिश की है तो वो कोई ट्रांसलेशन कर पाया होगा और उसमें वो फीलिंग आई होगी कि यस आई कैन, अब तो मैं इस काम को कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।